अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस पहले समझ लेते हैं। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस है कि ये बोर्ड्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंस इसका है बोर्ड्स में। तो बोर्ड्स में ये कम से कम 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आएगा बोर्ड्स में। उसके बाद आता है इसका इंपॉर्टेंस जेई और नीट में। जेई में आप इससे एक क्वेश्चन ले सकते हैं जो आ सकता है, नीट में जनरली इससे 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, लेकिन इस साल एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। पर वो ट्रेंड शो नहीं करता है बिकॉज इससे जनरली एक क्वेश्चन तो कम से कम आएंगे ही आएंगे, ठीक है। खैर स्क्रीन शो नहीं कर रहा है, सॉरी, ओके कोई बात नहीं। चलिए, तो दैट्स इट। सो बोर्ड्स में बोर्ड से 4 से 5 मार्क्स का, जेई में 1 और नीट में 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, ठीक है। आज हम चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसी जनरेटर, ठीक है, एसी जनरेटर। उसके बाद टॉपिक होगा हमारा अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज होता क्या है, कैसा होता है। अगला है एवरेज करंट क्या होता है, और चौथा क्या है आरएमएस करंट क्या होता है, ठीक है। आज के क्लास में फोकस रखेंगे। ये जो टॉपिक है, पहला जो टॉपिक है, ये इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है। अगर आप देखते हो गौर से तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक है जो इसमें मैंने इंक्लूड किया है, और इसके जगह ट्रांसफार्मर वहां पर आया था, ठीक है। उसके बाद अपना ये बेसिक टॉपिक है और एवरेज और आरएमएस वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे आज का खास क्या रखना है कि आज की क्लास में ध्यान इसलिए रखना है बिकॉज आज की क्लास में इंटीग्रेशन का भी यूज करेंगे हम। तो जहां भी इंटीग्रेशन होगा मैं बड़े सिंपल तरीके से फॉर्मूला भी आपको बता दूंगा। ये पहला क्लास अल्टरनेटिंग करंट में है, उसी में सिर्फ मेहनत है। उसके बाद के सारे क्लासेस में बहुत ही सिंपल लॉजिक बेस्ड है, मतलब ऐसा कि आपको रिवीजन करना ही नहीं पड़ेगा कभी। लेकिन पहले क्लास में थोड़ा इंटीग्रेशन पे फोकस रखिएगा, कैसे कर रहे हैं इंटीग्रेशन। खैर आगे बढ़ते हैं। आज बात करने वाले हैं हम सबसे पहला एसी जनरेटर की। सबको पता है एसी जनरेटर क्या एक डिवाइस है। अगर मैं आपसे बोलूं तो आप बोलोगे सर ये तो क्लास 10th में पढ़ा था। तो क्लास 10th में जो आपने पढ़ा था, उस क्लास 10th में आपका फोकस था, स्लिप रिंग था, वगैरह वगैरह काफी चीजें थी। लेकिन यहाँ पे हमारा फोकस जो है, यहाँ पे हमारा फोकस बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ कितना करंट जनरेट होगा इस पे है, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन, किसी भी डिवाइस की डेफिनेशन पे बात करते हैं तो क्या होगा इसका डेफिनेशन। तो इट इज अ डिवाइस व्हिच प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अल्टरनेटिंग ईएमएफ का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा ईएमएफ जो कांस्टेंट नहीं हो, ऐसा ईएमएफ जो कांस्टेंट नहीं हो इन ए कॉइल ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स थ्रू कॉइल। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, किसी कॉइल में ईएमएफ तभी जनरेट होगा जब उसमें फ्लक्स का चेंज होगा। तो ईएमएफ बेसिकली क्या है, एसी जनरेटर का डेफिनेशन क्या है कि ऐसा डिवाइस जो ईएमएफ जनरेट करे, अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट करे बाय चेंज इन फ्लक्स। अब प्रिंसिपल क्या है इसका, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है, वेयर वी इंड्यूस करंट बाय नॉट चेंजिंग फील्ड एंड एरिया। इस बार हम एंगल चेंज करते हैं। सिंपल सी बात है, देखो हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। बड़ी सिंपल सी बात, हमने बी ए कॉस थीटा हमने देखा। बी बोले तो क्या, बी बोले तो फील्ड, ए बोले तो एरिया। तो लास्ट चैप्टर में हमने बी भी चेंज किया है, फ्लक्स चेंज किया है, हमने एरिया भी चेंज करके देखा है, लेकिन हमने अभी तक थीटा चेंज नहीं किया था। इस केस में हम क्या करते हैं, बी और ए सेम रखते हैं, सिर्फ उन दोनों के बीच का एंगल चेंज कर देते हैं। इस एंगल के चेंज की वजह से भी कॉइल के थ्रू क्या होगा, फ्लक्स उसका चेंज हो जाएगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा। क्या सबको क्लियर है क्या। इस केस में क्या चेंज करना है अपने को, थीटा बोले तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। अभी तक हमने फ्लक्स चेंज करने के 3 तरीके पढ़े थे, फील्ड बी चेंज कर दो, ए चेंज कर दो, थीटा चेंज कर दो। हमने बी और ए के बहुत एग्जांपल्स किए, थीटा का ये पहला एग्जांपल है, थीटा क्लियर है क्या, सबको समझ में आ रहा है क्या, सबको ये प्रिंसिपल समझ में आया क्या। इस केस में ओके प्रगति नेटवर्क इशू हो गया था, कोई बात नहीं। प्रगति मैंने बोला कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो बी ए कॉस थीटा होता है, तो बी जो बी है वो बी आप चेंज करके
करंट जनरेट कर चुके हो, एरिया भी आप चेंज करके देख चुके हो, लेकिन अभी तक आपने थीटा कभी चेंज नहीं किया था। इस केस में हम बी और ए के बीच का थीटा चेंज करेंगे, और थीटा चेंज करने से फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन डिवाइस का कंस्ट्रक्शन क्या है। मैंने इसके नीचे के पार्ट को शो नहीं किया है कि स्लिप रिंग वगैरह लगा हुआ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कुछ ऐसा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ साउथ के बीच में। हमने क्या किया कि मान लो कॉइल एक ऐसा रखा हुआ था, ठीक है, और हम कॉइल के बीच के एक एक्सिस के अबाउट कॉइल को रोटेट कर रहे हैं, कॉइल को रोटेट कर रहे हैं। तो आप खुद बताओ कि कॉइल का जो एरिया है, ये जो कॉइल है इसका एरिया कैसे होगा, एरिया ऐसे होगा। तो अगर ये कॉइल रोटेट करेगा तो क्या इसका एंगल बी के साथ चेंज नहीं होगा, क्या होगा? क्या कह सकते हैं क्या कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, अगर आप इसको रोटेट करोगे तो बी और ए के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। और अगर बी और ए के बीच का एंगल चेंज हो जाएगा तो फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बोले क्लियर है क्या एवरीवन? सबको बताओ, क्या ये बात क्लियर है क्या कि मान लीजिए एक नॉर्थ साउथ बोले मैग्नेट का, उसके बीच में हमने रेक्टेंगुलर कॉइल रख दिया, और मैं अगर रेक्टेंगुलर कॉइल को रोटेट करूंगा तो बी और ए के बीच का एंगल चेंज हो जाएगा। और किसी वक्त पे हमने देखा कि कितना होगा एंगल, कितना है, थीटा। किसी वक्त पे एंगल कितना है, थीटा। तो अगर इस वक्त कोई आपसे पूछे कि बताओ कितना फ्लक्स है, कोई आपसे पूछे कितना फ्लक्स पास कर रहा है, तो क्या बोलोगे? फाई इक्वल्स क्या होगा? बी ए कॉस थीटा। क्लियर है क्या? और अगर कॉइल एक टर्न है, तो अगर कॉइल में एक टर्न से ज्यादा है, यानी 4n टर्न्स, अगर n टर्न्स है तो टोटल फ्लक्स क्या बोलोगे? n b a cos थीटा। क्लियर है? n b a cos थीटा, ठीक है प्रत्युष? क्लियर है? चलिए, तो ये तो हमने समझ लिया कि रोटेट करेगा तो थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज करने से फ्लक्स भी चेंज होगा। आगे बढ़, इंपॉर्टेंट है इसका वर्क, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको, ठीक है। तो हमने देखा कि जो कॉइल है वो रोटेट कर रहा है। अब कॉइल रोटेट कैसे कर रहा है, किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ओमेगा। तो हमने मान लिया कि लेट कंसीडर ओमेगा इक्वल्स टू क्या है, ओमेगा इक्वल्स टू है थीटा अपॉन टी। क्लियर है? ओमेगा बेसिकली क्या है, थीटा अपॉन टी। तो हमने माना कि मान लीजिए कि t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे जो थीटा था वो कितना था, वो भी क्या था, 0। थीटा भी क्या था, 0। तो t इक्वल्स टू t पे, t इक्वल्स टू t पे थीटा कितना हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, ओमेगा t। क्लियर है क्या? थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा t। क्लियर है? तो आगे देखते हैं। तो हमने लिखा कि मान लीजिए किसी वक्त पे, किसी t टाइम पे, ठीक है, फ्लक्स कितना है, किसी t टाइम पे फ्लक्स कितना है, आवाज अनम्यूट रह गया, ठीक है। हमने देखा कि किसी t टाइम पे जो हमने फ्लक्स देखा वो क्या था, वो था b a cos थीटा, ठीक है, n b a cos थीटा। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, n b a cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, cos ओमेगा t। क्लियर है क्या? तो हमने देखा किसी t टाइम पे जो हमारा फ्लक्स है वो क्या है, n b a cos ओमेगा t। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होता है, तो क्या कहते हो, माइनस नेट फ्लक्स अपॉन dt, डी फाई अपॉन dt। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, माइनस n b a डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ cos ओमेगा t। क्लियर है? सबको पता है कि cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस n b a साइन ओमेगा टी। लेकिन याद रखिए कॉस के अंदर एंगल में टी नहीं है, ओमेगा टी है। तो ये जो ओमेगा है ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करने के बाद मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा।
ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। डिफरेंशिएट करते हैं तो फैक्टर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड अपना आया, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड अपना आया वो कितना हो गया, बी ए एन ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्लियर है क्या? अगर मैं फिर से एक बार लिख दूंगा अगर, तो अपने पास आया बी, जस्ट वन सेकेंड, बी ए एन ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आपका आया ईएमएफ इंड्यूस्ड। क्या सबको क्लियर है क्या? मुझे बस इतना बताओ कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड आया क्या ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है क्या? और अगर टाइम पे डिपेंड कर रहा है इसका मतलब क्या है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है इसका साफ मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, ये क्या कर रहा है, ये वेरी कर रहा है। क्या सबको मेरी बात क्लियर है क्या? मैंने बोला ईएमएफ इंड्यूस्ड इक्वल्स टू आया बी ए एन ओमेगा साइन ओमेगा टी। किसी को भी समझने में दिक्कत हो तो फिर से बताओ मुझे, किसी को भी दिक्कत समझना, ठीक है? दिक्कत हो अगर इस टॉपिक इसको यहाँ तक समझने में कि मैंने ईएमएफ इंड्यूस कैसे निकाला तो बताओ, एनीवन, ठीक है? क्योंकि यहीं पे दिमाग लगाना है बस। कुछ सम पीपल आर सेइंग सर एक बार रिपीट कर दे, मैं जल्दी से इसको रिकॉल कर देता हूँ, जल्दी से इसको रिकॉल करता हूँ, आप टेंशन मत लो, थोड़ा साफ साफ लिख दूंगा इस पे, ठीक है? तो सब लोग टेंशन मत लो, जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया है वो जस्ट 1 मिनट देख लें, बस उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो दिमाग लगाना है आपने तो यहीं पे थोड़ा सा देखते हैं। मैंने बोला कि मान लीजिए एट एनी टाइम टी किसी टी टाइम जो फ्लक्स है किसी एक रेक्टेंगुलर कॉइल के थ्रू वो कितना है, पी ए कॉस थीटा, पी ए कॉस थीटा, ठीक है? पी ए कॉस थीटा किसी वक्त पे। मैंने बोला कि बेसिकली हम जानते हैं थीटा अपॉन टी क्या है, ओमेगा है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी से कॉइल क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, हमने बोला कि थीटा बाई टी इक्वल्स टू ओमेगा। तो हमने क्या लिख सकते हैं इस केस के थ्रू, ओमेगा थीटा इक्वल्स लिख सकते हैं क्या, ओमेगा इंटू टी। तो हमने लिखा कि एट एनी टाइम टी जो फ्लक्स है किसी वक्त पे वो क्या है, किसी वक्त फ्लक्स जो है वो क्या है, बी ए कॉस ओमेगा टी। ये खुद बता रहा है कि हमारा फ्लक्स टाइम पे वेरी कर रहा है, तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। इतना ही क्लियर दे रहा है। अगर मैं बोलूं ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होता था किसी कॉइल, अब जानते हो, माइनस टाइम्स एन डी फाई अपॉन डी, सिंपल फॉर्मूला है। माइनस एन को बाहर रखते हैं, एन डी फाई अपॉन डी टी, तो हमने लिखा माइनस टाइम्स एन डी फाई अपॉन डी टी। इसको डिफरेंशिएट करना है तो बी और ए कांस्टेंट है हम जानते हैं, बाहर कर देंगे, और डी अपॉन डी टी किसका हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। इसको डिफरेंशिएट करना है, गौर से देखते हैं, माइनस एन बी ए, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होगा, पहले तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा, लेकिन ओमेगा इसमें क्या है, टी के साथ कोएफिशिएंट है, तो ये ओमेगा भी क्या हो जाएगा, बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली माइनस माइनस प्लस हो गया और क्या आया, बी ओमेगा। क्या सबको क्लियर है क्या सबको क्लियर है? अब अपने पास आ गया है ईएमएफ इंड्यूस्ड इक्वल्स टू बी ए एन ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्लियर है? तो अपने पास अभी ठीक है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? एम आई क्लियर टू एवरीवन, ईच वन ऑफ यू? बिल्कुल सही। नहीं आ रही है क्या श्रेया, मिताली, आदित्य? वॉइस लैग कर रहा है क्या? आई थिंक जस्ट चेंज माय कनेक्शन। अब आ रही है, कभी कभी लैग कर, अभी आई थिंक अभी क्लियर है क्या सब लोग? ओके चलो, थोड़ा लैग किया था बीच में, 1 सेकंड के लिए इंटरनेट कनेक्शन गया था। क्या है? तो अब अपन क्या पढ़े हम लोग उस पे आते हैं।
और अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, इस पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो हमने अभी अभी बात किया कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है, ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो क्या है, बी ए एन ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्लियर? तो हमने देखा कि ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट वैल्यू है, पूरा का पूरा एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमने इसको अज्यूम कर लिया कुछ ई नॉट, हमने कुछ अज्यूम कर लिया इसको ई नॉट। तो फाइनली मेरे पास फॉर्मूला क्या बना, मेरे पास फॉर्मूला बोला ईएमएफ इंड्यूस्ड इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आपके मन में सवाल होगा ये ई नॉट क्या कहेंगे, ई नॉट को क्या कहेंगे हम? तो ई नॉट को कहते हैं हम लोग, ई नॉट को कहते हैं हम लोग पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज। अब ये पीक वोल्टेज क्यों कहते हैं तुरंत पता चल जाएगा, पीक वोल्टेज। देखते हैं, तो इसका ना ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं ईएमएफ इंड्यूस्ड का, ईएमएफ इंड्यूस्ड का टाइम के साथ। तो ये ग्राफ कौन सा ग्राफ है, साइन कर्व है। साइन कर्व सबको पता है क्या होता है, ये क्या होगा, ये होगा 0 होगा, ठीक है, ये आपका t/4 होगा, ये आपका क्या होगा t/2 होगा, अगेन ये 3t/4 होगा, और ये क्या होगा पूरा साइकिल होगा। क्लियर है क्या? और इस तरीके से ये कितना हो जाएगा 3t/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्या ये सबको साइकिल याद है साइन का? साइन का ग्राफ सबने कहीं ना कहीं देखा होगा, कहीं ना कहीं तो एसएचएम में या नॉर्मल शुरुआत बेसिक मैथमेटिक्स में। तो क्या है सबको क्लियर है क्या ईएमएफ इंड्यूस का ग्राफ कौन सा होगा, ये ऊपर वाला होगा साइन कर्व। यानी जो ईएमएफ का वैल्यू है वो हर वक्त चेंज कर रहा है, इसी को कहते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्लियर है? या इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ। क्लियर है क्या सबको? यहीं से शुरुआत होती है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की या अल्टरनेटिंग करंट की। क्लियर है? और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना होगा, वो होगा ई नॉट। इसीलिए इसको पीक वोल्टेज भी कहते हैं। इससे ज्यादा वोल्टेज आपको ऑब्टेन नहीं हो सकता है। गौर से देखिए, मैक्सिमम कितना जा सकता है ई नॉट, और मिनिमम कितना जा सकता है माइनस ई नॉट। यही होता है। तो जो ईएमएफ की वैल्यू है वो प्लस ई नॉट से लेके माइनस ई नॉट के बीच में ही रहेगा हमेशा। और एक साइकिल कितना होगा, 0 से लेके टी टाइम पीरियड तक एक साइकिल मिलेगा। बोले क्लियर है क्या? ओमेगा इक्वल्स टू, याद रखते, ओमेगा इक्वल्स टू कितना होता है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। क्लियर है? ये एक दिमाग में रखते हैं, बिकॉज यही हमें टाइम पीरियड देता है, कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट होगा। क्लियर है? तो इतना चीज अगर हम जान चुके हैं, तो अब बात करते हैं करंट की। आपके मन में सवाल आ रहा होगा ये करंट इंड्यूस क्या है, करंट इंड्यूस क्या है? तो करंट इंड्यूस क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। और क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल से डिवाइड कर दिया सीधा सीधा। तो क्या है अपना ई नॉट साइन ओमेगा टी है, सीधा सीधा कितना सिंपल फॉर्मूला है, ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर। तो कितना हो जाएगा अपना यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन आर को, ई नॉट अपॉन आर को हम लोग लिख देते हैं आई नॉट। इसको पीक करंट भी कह सकते हैं, करंट, पीक करंट। तो अब हमारा फॉर्मूला ये भी बहुत इजी हो गया। करंट इंड्यूस कितना हो गया, करंट इंड्यूस हो गया मेरे पास आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है क्या? आई नॉट इक्वल्स टू क्या है, ई नॉट, इसको और कह सकते हो बी ए एन ओमेगा अपॉन आर। ई नॉट क्या है, बी ए एन ओमेगा। तो ये अपना करंट का ग्राफ है, ये अपना क्या है, करंट इंड्यूस का ग्राफ है। बोलिए क्लियर है क्या? क्या सबको ये ग्राफ क्लियर है क्या? शिवानी, शिवानी क्या है ग्राफ क्लियर है क्या? ईएमएफ इंड्यूस और करंट इंड्यूस का ग्राफ क्लियर है क्या? मैंने, ठीक है, बिल्कुल ऐसे आदित्य मन बिल्कुल सही कह रहा हूँ। क्या सबको समझ में आया क्या ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है? ठीक है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट क्या होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। प्रत्युष बाद में बात करेंगे इस पे यार, ये सही बात नहीं है, क्लास के ले रहा हूँ। ठीक है, श्रेयम एक बार, श्रेयम मैं फिर से कह रहा हूँ,
जब मैंने बोला कि ईएमएफ इंड्यूस क्या था, बी ए एन ओमेगा साइन ओमेगा टी, हमने देखा था, डेरिवेट किया था, तो मैंने बी एन ओमेगा जो पूरा था उसको ई नॉट मान लिया है। ईएमएफ इंड्यूस का फार्मूला क्या बन गया, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो ई नॉट की वैल्यू है ये पीक वोल्टेज होता है। क्लियर है? ग्राफ देखिए साइन थीटा का, ग्राफ देखिए सब लोग, तो ग्राफ क्या है, साइन का कर्व है, साइन पे डिपेंडेंट है, साइन का कर्व है, और उसका पीक कितना है, पीक उसका है ई नॉट। क्लियर है? ऊपर भी और नीचे भी सेम उसी तरीके से। करंट भी क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आई नॉट क्या हो गया, तो करंट के लिए क्या करते हैं, ईएमएफ अपॉन आर करते हैं, आर किया, ई नॉट अपॉन आर क्या हो गया, अपना आई नॉट बन गया। क्लियर है क्या? तो पीक वोल्टेज और पीक करंट दो नए टर्म्स आए। पीक का मतलब मैक्सिमम करंट इन अल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्लियर है क्या? एसी। क्लियर है? तो यही से आता है अपना, यही से आता है वोल्टेज और सॉरी ईएमएफ इंड्यूस और करंट का है कि हर बार ग्राफ यही हो। नहीं नहीं आदित्य, जस्ट गिव मी या सो हाँ वॉइस लैग किया, बिल्कुल बिल्कुल। आई जस्ट होप अभी क्लियर होगा। आदित्य आपने क्वेश्चन पूछा है, आदित्य आपने क्वेश्चन पूछा अभी, क्या ये जरूरी है कि हर बार इक्वेशन ऐसा ही हो? नहीं, हमने अभी जो डेरिवेशन किया है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, अभी क्लियर है? अभी क्लियर है सबको? आवाज में एवरेज पे आते हैं। ओके, तो हमने देखा कि चलो जो भी कहो, लेकिन एक फिक्स वैल्यू तो नहीं है, एक फिक्स वैल्यू तो नहीं है। कैसे मेजर करें इसको, क्या करें कि इसको एक डेटा मिले हमको, एक करंट मिले, एक इफेक्टिव वैल्यू हमको मिले? ये बहुत दिक्कत है कि एडीसी में तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, पर एसी में कोई कांस्टेंट वैल्यू होती नहीं है। तो कैसे इसको मेजर करें? तो हमने क्या देखा इसमें कि हमने एवरेज वैल्यू निकाला। तो एवरेज कैसे निकालना, ये बात जाननी बहुत जरूरी है। किसी भी चीज का अगर एवरेज पूछता है, कि मैंने बोला कि एक फंक्शन है एफ टी, और इसको मैं बोलूं कि इसको एवरेज बताओ, इसका एवरेज बताओ, तो एवरेज कैसे निकालो? तो एवरेज निकालने का वैल्यू होता है एफ का, अगर कोई एवरेज निकालने को मेरे को बोलेगा तो एवरेज होता है सीधा सीधा एफ टी का टाइम के साथ इंटीग्रेशन, जीरो से लेकर के जितने टाइम तक बोल रहा हूं, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्लियर है क्या? सिंपल सिंपल आप कह सकते हो एरिया अंडर कर्व अपॉन टाइम। सिंपल कह सकते हो आप एरिया अंडर कर्व अपॉन टाइम। ठीक है, क्लियर है क्या? ये जो एफ टी का इंटीग्रेशन है ऊपर में, वो क्या है, एरिया अंडर कर्व। लेकिन मैं उस पर उतना डिटेल में जाना नहीं चाहता। ये इसको और लिख सकते हो आप सीधा सीधा, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है वो समझ सकते हैं, अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, यही होता है हमारा, यही होता है हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू होता है। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें एक करंट का एवरेज वैल्यू निकालना है, करंट का एवरेज वैल्यू निकालना है, और सेम इसी तरीके से वोल्टेज का भी निकालेंगे। कोई एक काम निकालेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे को कहा कि किसी ने करंट का एवरेज वैल्यू निकाला, तो करंट का एवरेज वैल्यू निकालने को मुझे कहेगा तो मैं क्या करूंगा, आई डी टी जीरो से लेके जितने टाइम तक पूछ रहा है, किस टाइम पे पूछ रहा है मेरे से, जीरो से लेके टी तक, जीरो से लेके टी तक मेरे से कुछ पूछ रहा है कि इसका एवरेज वैल्यू निकालना है। तो मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन के लिए डाल दिया जीरो से लेके टी तक। क्लियर है? टोटल टाइम तक ये यहीं पे इंटीग्रेशन शुरू हो रहा है, सब ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक है, अब आई की वैल्यू क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। आई की वैल्यू ने पुट कर दिया जीरो से लेके टी तक, डिवाइडेड अपॉन ये इंटीग्रेशन नीचे कितना जगह, टोटल टाइम टेकन होता है, सीधा सीधा नीचे में क्या होता है, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल टाइम टेकन लिख दिया आपने टी। क्लियर है? अब आते हैं इंटीग्रेशन पे। सबसे पहला काम करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर करो। कांस्टेंट वैल्यू को हमने बाहर कर दिया। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, साइन ओमेगा टी डी टी। कहां से कहां तक, जीरो से लेकर के टी तक। ठीक है, जीरो से लेके टी तक, डिवाइड बाय टोटल टाइम टी। क्लियर है? मैं सिंपल इंटीग्रेट कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोई बताएगा? साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, इतना तो बताना पड़ेगा। कोई बताएगा? माइनस कॉस, बिल्कुल सही, माइनस कॉस ओमेगा
टी, लेकिन टी के कोएफिशिएंट में ओमेगा है, तो आपको यहाँ पे ओमेगा से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन में डिवाइड। तो कहां से कहां तक, 0 से लेकर के कैपिटल टी तक। देखते हैं, आई नॉट, नीचे में टी था पहले से मेरे पास, आई नॉट बाई टी, और एक और नया टर्म आ गया ओमेगा, ठीक है, और माइनस भी ले लेते हैं बाहर। तो अपने पास क्या बचा है, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेके कैपिटल टी तक। सिंपल सी बात कह रहा हूं, सारे टर्म्स को बाहर कर दिया। गौर से देखते हैं, माइनस आई नॉट बाई टी ओमेगा, मैं ऊपर सब दिखा देता हूं, वर्षा पूरा दिखा देता हूं ऊपर स्लाइड, टेंशन मत लो आप। टी ओमेगा, कॉस को वैल्यू पुट करना है अपने को, एक बार पुट करेंगे कॉस ओमेगा इंटू कैपिटल टी माइनस कॉस ओमेगा इंटू कॉस 0। क्लियर है, क्या होगा इसका वैल्यू देखते हैं, माइनस आई नॉट बाई टी ओमेगा, ये दिखता टफ है बहुत इजी कैलकुलेशन। कॉस ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो, 2 पाई बाई टी लिख सकते हो क्या, माइनस कॉस 0, ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो, 2 पाई अपॉन टी, टी और टी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो गौर से देखिए, माइनस आई नॉट बाई टी ओमेगा कॉस 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, कॉस 360 का वैल्यू कितना होगा, 360 का वैल्यू होगा 1, माइनस कॉस 0 का वैल्यू भी कितना होगा 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। अब आप बोलोगे इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया किस लिए, ये 0 निकालने के लिए। तो ये तो आपको वैसे भी दिमाग लगाना चाहिए था कि मैंने पहले ही बता दिया था कि एवरेज कहां से कहां तक मैं चेक कर रहा हूं, 0 से लेकर के टी तक। मैंने पहले बता दिया कि एवरेज ले रहा हूं 0 से टी तक, तो इसमें जो टोटल एरिया अंडर कर्व है वो क्या हो जाना चाहिए, वो अपने आप 0 हो जाना चाहिए। जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी है, तो एवरेज वैल्यू कितनी हो गई, 0। यानी याद रखिएगा कि एक एवरेज करंट जो होता है पूरे साइकिल में वो क्या होता है एसी में, 0। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एवरेज करंट फॉर अ कंप्लीट साइकिल इज 0 ऑलवेज। क्या सबको मेरा पहला डेरिवेशन क्लियर है, डेरिवेशन में इंटीग्रेशन पे खास फोकस, में फिर से स्लाइड रिपीट कर रहा हूं, गौर से देखिए, बहुत साफ साफ मैं डेरिवेशन कर रहा हूं, ठीक है। इससे मैं चाहता नहीं हूं कि बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स लेके जाऊं। एवरेज का मैंने बोला सिंपल तरीका बताया था एवरेज निकालने का, इंटीग्रेशन जहां जिस लिमिट में पूछ रहा है उस लिमिट में, पूरा साइकिल पूछ रहा है, पूरा साइकिल मतलब कहां से लिया, 0 से लेके कैपिटल टी तक, इंटीग्रेट किया, ठीक है, इंटीग्रेट किया। आई नॉट अब आई नॉट बाहर आ गया, टी बाहर आ गया, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। क्लियर है, सबको बाहर कर दिया, सिर्फ जिसमें लिमिट डालना है उसको रखा, ठीक है। तो कॉस का वैल्यू पुट किया, एक बार टी पुट किया, एक बार 0 पुट किया, टी ओमेगा के वैल्यू जगह 2 पाई बाय टी पुट कर दिया, cos 2 पाई मतलब cos 360, cos 360 का मतलब कितना हो जाएगा 1, 0 डिग्री के बराबर है, और cos 0 का वैल्यू 1, फाइनली कितना आ गया अपने पास, वैल्यू 0। तो याद रखना है कि एसी में एवरेज करंट हो या वोल्टेज हो एक साइकिल में क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है सबको, क्या सबको ये पहला पॉइंट क्लियर है, क्योंकि कई लोगों को इंटीग्रेशन में दिक्कत आ सकती है, मैं बोल रहा हूँ पहला क्लास है और इसका आगे बहुत ज्यादा यूज नहीं होने वाला। आज जो पढ़ेंगे उसका फॉर्मूला यूज करने वाले, लेकिन ये एग्जाम में डायरेक्ट आता है, इससे एवरेज और आरएमएस डायरेक्ट आएगा, ठीक है। चलो, खासकर जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कुछ काफी लोग पहले पढ़ चुके हैं। आदित्य आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आदित्य ने देखो एक बात कही है, ठीक है, जो मैं आपको यूज करने के लिए नहीं कहूंगा, बाकी लोग। आदित्य ने कहा सर एक साइकिल में साइन और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आप सीधे सीधे लगा सकते थे 0 से टी टाइम तक 0, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप लगाएं, आप आराम से सॉल्व करें, ठीक है, क्योंकि वहां पे सीधे सीधे लिखना आपके लिए नंबर कट सकते हैं, ठीक। चलो एक और, अब आप सीख चुके हो तो एक और क्वेश्चन करते हैं, इस बार मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि पूरा साइकिल का बताओ एवरेज वैल्यू, इस बार मैं बता रहा हूँ कि बताओ मुझे हाफ साइकिल का बताओ, हाफ साइकिल कहां से कहां तक, 0 से लेकर के t/2 तक। एक और इंटीग्रेशन करके देखते हैं, नहीं याद है तो ठीक है, देखते हैं। तो मैं फिर से बोलूंगा कि अगर कोई मेरे को एवरेज वैल्यू की बात करे, सब लोग मेरे साथ करो, कोई वेट ना करे, सब लोग साथ में। एवरेज वैल्यू का वैल्यू क्या होता है, I इंटू डी टी बाई डी टी, 0 से लेके t/2 तक, और ये भी क्या है 0 से लेके t/2 तक। क्लियर, सिंपल सी बात है। नीचे में आपको क्या होता है टोटल टाइम देखिए, तो मैं तो सीधा सीधा ऐसे लिखता हूं,
नीचे में तो t/2 हो गया। अब I का इंटीग्रेशन करना है, क्या हो जाएगा, I नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। कहां से कहां तक, 0 से लेकर के t/2 तक। क्लियर है? मैं फिर से कॉन्स्टेंट को बाहर कर देता हूं, ठीक है। अपने पास इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी डी टी। कहां से कहां तक, 0 से t/2 तक। 2I0/t, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, अगेन cos ओमेगा टी बाई ओमेगा। मैंने फिर से माइनस साइन को लगाना है अपने को, 0 से लेके t/2। क्लियर है? अब अपने को सीधा सीधा क्या करना है, सारे फालतू चीजों को बाहर कर देते हैं। तो क्या बचा, 2I0/t ओमेगा, माइनस भी बाहर ले लेते हैं, माइनस भी बाहर ले लिया तो क्या हो गया, cos ओमेगा टी 0 से लेके t/2 तक। देखते हैं, वैल्यू देखते हैं। तो माइनस क्या है, -2I0/t ओमेगा। कॉस की वैल्यू का क्या क्या पुट करनी है, cos ओमेगा t/2 माइनस cos 0। इतना आराम से अगर इंटीग्रेशन करने की आदत होगी तो कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ओमेगा का वैल्यू रिप्लेस कर दो। ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, 2π/t, रिप्लेस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आगे, -2I0/t। ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2π/t, यहाँ पे लिख सकते हैं। टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, और cos ओमेगा की जगह 2π/t इंटू t/2 माइनस cos 0। क्लियर है? सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है, सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूं। देखते हैं, तो ये टी क्या हो गया, कैंसिल, तो अपने पास 2 भी कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, -I0/पाई, टी और टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, cos पाई माइनस cos 0। बहुत ही सिंपल टर्म्स में कर रहे हैं हम लोग। अब -I0/पाई, एक सेकंड, -I0/पाई पाई, और cos पाई का वैल्यू कितना होता है, cos पाई का वैल्यू होता है -1, ठीक है। cos पाई का वैल्यू होता है -1, माइनस cos 0 का वैल्यू क्या होता है, -1, तो -2 हो गया, तो -2 प्लस -2 क्या होता है, +2। कितना बन गया, 2I0/पाई। कोई दिक्कत है क्या इसमें? अपना जो एवरेज करंट आया फॉर हाफ साइकिल वो कितना आया, 2I/पाई। बोलिए सबको, क्या सबको ये डेरिवेशन क्लियर है क्या? क्या सबको ये हाफ साइकिल का फंडा क्लियर है क्या? सब बताओ। क्या मैं सिंपल बात कर रहा हूँ कि इंटीग्रेशन वगैरह, इंटीग्रेशन करो या एरिया अंडर कर्व निकालो। एरिया अंडर कर्व निकालना इतना इजी होता नहीं है, तो बेसिकली इंटीग्रेशन निकालते हैं हम, ठीक है। और बहुत स्टेप्स है, सिंपल ऑर्डर में स्टेप्स हैं, सही तरीके से करो तो कभी गलत नहीं होगा। तो हमने देखा कि हाफ साइकिल का एवरेज कितना है, 2I0/पाई। थोड़ा समझते हैं इसको, मैं थोड़ा इस फिगर समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने क्या देखा कि इतने का अगर आप देखते हो तो इतने का कितना आ रहा है आपका, 2I0/पाई। तो बड़े सिंपल सी बात है कि इसका अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा, -2I0/पाई। क्लियर है क्या, 2I0/पाई, और नीचे वाले का कितना हो जाएगा, -2I0/पाई। और इसी से मिलकर टोटल साइकिल का कितना हो जाता है, 0। बोलिए क्लियर है क्या, ये फंडा क्लियर है क्या सबको? 0 से t/2 तक अगर अपने को 2I0/पाई आ रहा है, तो अपने को अगर मैं बोलूं कि t/2 से लेके t तक कितना हो जाएगा, -2I0/पाई। क्लियर है क्या? और फाइनली एवरेज टोटल सम एफ साइकिल का कितना हो जाता है, 0। जितना प्लस है उतना नीचे में क्या है, माइनस है। क्या सबको यहां तक समझ में आ गया है?
सब बताओ समझ में आ गया तो हम क्वेश्चन पे भरेंगे एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू में दो तरीके हैं, एक तो एरिया अंडर कर्व निकालो या इंटीग्रेट करो, और कोई तरीका नहीं है आपके पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ गया हो, कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा लॉजिक क्लियर होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। 0 से 2 सेकेंड तक का एवरेज वैल्यू बताना है इस क्वेश्चन। सब लोग नहीं, अभिषेक 3/2 तक पहुंचे तो सबको ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 10 होगा। थोड़ा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा अभिषेक। 10 होगा, देखते हैं। कुछ लोगों ने 10 बोला है इसका आंसर। तो एवरेज वैल्यू क्या होगा? सिंपल, इसका तो एरिया अंडर कर्व निकालना ज्यादा आसान है। कुंदन ने 5 कहा है, सुबी ने 5 कहा है, देख लेते हैं। इसका एवरेज वैल्यू अगर कोई अपने को निकालने को बोलेगा ना, तो अपने को क्या करना चाहिए कि इसका सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन के पीछे नहीं भागना चाहिए। एरिया बाय टोटल टाइम, एरिया अंडर कर्व बाय टोटल टाइम, सही है क्या? एरिया अंडर कर्व बाय टोटल टाइम। इसमें एरिया अंडर कर्व कितना है? तो हाफ इंटू बेस कितना है 2 इंटू हाइट कितना है 10 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कहां से कहां तक बात कर रहे हैं? 2 तक। सबने गलत किया है। सॉरी 5 होगा। हाँ, 10/2 ये 5। फाइनली कितना आ गया एवरेज करंट? 5 एम्पियर। तब जल्दीबाजी में, ठीक है, सिंपल एरिया अंडर कर्व निकाला भाई, बिल्कुल सही था आपका। हो गया ना? इसमें दिमाग तो नहीं लगा ना इस क्वेश्चन में? हाँ, अनिता कह रहा है डिवीजन छूट गया। चलो इसका बताओ। मैं तो चाहता हूं कि इसमें मेहनत करके पूरा बनाए इस क्वेश्चन को। आप मेहनत करें, 2 मिनट टाइम ले लें आप और मेहनत करके बनाने की कोशिश करें। देखते हैं एक इंटीग्रेशन से क्या क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं हम लोग। दिक्कत होगी तो मैं बताऊंगा ही। ऐसे इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अभी भी सीखा है उस मेथड को बनाने की कोशिश करो। सिंपल साइन फंक्शन होता तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते हैं आप। साक्षी समझ में आ रहा है क्वेश्चन? प्रीति, चलो तरीका अपना बिल्कुल वही यूज करते हैं, विदाउट ज्यादा दिमाग लगाओ। प्रीति सिंह 0, प्रीति ने कहा 0। प्रीति चेक करते हैं। 4 पाई, सुरभि ने कहा 4 पाई। ठीक है, मैं तो सीधा सीधा चेक करूंगा। ठीक है, अपने पास सिंपल आई इक्वल्स टू क्या, आई अपने को क्या करना है? आई इक्वल्स टू दिया हुआ है 2√2 साइन पाई टी प्लस पाई बाई 4। क्लियर है? मुझे सीधा सीधा क्या करना है? मुझे आई डी टी कहां से कहां तक? 0 से लेके 1 तक डिवाइडेड बाई डी टी 0 से 1 तक। ठीक है, ये एवरेज वैल्यू निकालना है।
सीधा इतना ही काम है। तो मुझे इंटीग्रेट करना है तो डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 1, ठीक है 1, और ऊपर में कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन में 2√2 साइन पाई टी प्लस पाई बाई 4, ठीक है 0 से लेके 1 तक। क्लियर है? 0 से लेके 1 तक आप सॉल्व करते रहो, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो 2√2 को बाहर कर देते हैं अपने पास, क्या बचा 0 से लेके 1 तक साइन पाई टी प्लस पाई बाई 4 dt। क्लियर है? तो अब अपने पास 2√2 आ गया, सिंपल सा साइन का इंटीग्रेशन करना है अपने को। साइन का इंटीग्रेशन सबको पता है क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है कॉस पाई टी प्लस पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई याद रखिए टाइम के कोएफिशिएंट में कितना है पाई है, तो पाई से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, कहां से कहां तक 0 से लेके 1 तक, और माइनस को मैंने पहली बार कर दिया है। क्या हो गया अपने पास आ गया माइनस 2√2 बाई पाई माइनस ठीक है -2√2 बाई पाई कॉस पाई प्लस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 पहले तो नेगेटिव होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में, और वैल्यू कितनी होगी -1/√2। देख लेते हैं -2√2 बाई पाई कितना हो जाएगा वैल्यू कितना हो जाएगा -1/√2 माइनस वैल्यू 0 पुट करेंगे, सॉरी 0 पुट करने में कितना हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -1/√2। सही आ रहा है क्या ऐसा? क्या ऐसा आ रहा है क्या? नहीं वॉइस लैग किया था, आई थिंक अब करेक्ट है, वॉइस ठीक है अभी, ठीक है इतना आ रहा है क्या? तो फाइनली आपके पास अपने पास क्या आ रहा है, ये 2/√2 हो जाएगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या 4 बाई पाई आ रहा है क्या, 4 बाई पाई आई नॉट आ रहा है क्या, सॉरी 4 बाई पाई आ रहा है क्या सबका आंसर? बिल्कुल सही है, 4 बाई पाई आ रहा है क्या? बिल्कुल सही है, 4 बाई पाई करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अपना बेसिक इंटीग्रेशन था 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस को फॉलो करना है, लिमिट पुट करना है, आंसर लाना है। ठीक है, जो लोग इंटीग्रेशन नहीं भी पढ़े इतना दिमाग तो कम से कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आयुषी ने कहा एक बार और बता दिया, आयुषी में एक बार और बता देता हूं। मैंने बोला आयुषी कि आई लिख दिया है। ठीक है, अब आई लिखा है हमने तो आई को क्या कर रहे हैं, ठीक है आई को कैंसिल कर रहे हैं, तो सॉरी आई को इंटीग्रेट कर रहे हैं, आई एवरेज निकाला आई डी टी का टाइम के साथ, तो इंटीग्रेट करने के लिए √2 बाहर आ जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन बचेगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस होता है, कॉस एंगल कितना है पाई बाई टी प्लस पाई 4 डिवाइडेड बाई पाई हो जाएगा, क्योंकि टाइम के साथ कितना है अपना पाई। फिर सारे कांस्टेंट और नेगेटिव को बाहर कर दिया और लिमिट पुट किया, तो 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, टी का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कॉस पाई प्लस पाई बाई 4 माइनस 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो cos 0 प्लस पाई बाई 4 तो cos पाई 4 बचा, एंगल की वैल्यू पुट की हमारा आंसर आ गया। क्लियर है क्या? लास्ट पार्ट, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, ये तो इजी क्वेश्चन दे रहा हूं, ये तो फुल टॉस है, पोल लॉन्च कर रहा हूं। मैं एक और ऑप्शन पोल लॉन्च कर रहा हूं, मल्टीपल करेक्ट। मैं मल्टीपल करेक्ट का पोल लॉन्च किया है मैंने, इस पे रिप्लाई करें सब लोग। Good. 28 reply. Average value of AC in a half time may be
जल्दी। एवरेज वैल्यू इन हाफ टाइम। चलो मैं पोल को क्लोज कर रहा हूं, काफी हो गया, ठीक है। चलो मैंने पोल को क्लोज कर दिया, पोल को क्लोज कर रहा हूं, मैं रिजल्ट शेयर कर रहा हूं। सो डी के साथ तो कोई नहीं है, लेकिन 37 लोगों ने कहा है कि ए होगा। बिल्कुल। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी क्या हमें मिला था, 0 से लेके t/2 तक हमें मिला था हाफ साइकिल के लिए, कितना, 2/πi0। हमने नेगेटिव में देखा है -2i0/π, तो ये दोनों तो सही है। ये कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि 0 होगा। क्या 0 होगा क्या? कोई विशेष टिप्पणी इस पे? कोई विशेष टिप्पणी इस पे? अनिकेत ने कहा कभी नहीं। अनिकेत मुझे ये बताओ, अगर मैं हाफ साइकिल यहां से यहां तक लेता हूं, अनिकेत मैं हाफ साइकिल अगर यहां से यहां तक लेता हूं, यानी कहां से कहां तक, t/4 से लेके 3t/4 तक, तो इस केस में आप बताओ क्या एरिया अंडर कर्व 0 होगा क्या? आपसे पूछ रहा हूं, क्या इस केस में एरिया अंडर कर्व 0 हो जाएगा हाफ साइकिल में क्या? तो इस केस के लिए एवरेज वैल्यू 0 होगा क्या? यानी हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है। बोलिए, क्लियर है क्या? क्या मेरी बात सबको समझ में आ गया है? मेरा बात आ गया है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अभी तक एवरेज वैल्यू की पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं आरएमएस। ठीक है, तो हमने देखा कि एवरेज करंट जो होता है वो एक्चुअल मेजरमेंट नहीं है करंट का फॉर अ टाइम पीरियड। ठीक है, ठीक है, फॉर अ टाइम पीरियड और उसका लिमिट टाइम। बिल्कुल 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 ठीक है। तो अब हमने देखा कि एवरेज का एक बेटर फॉर्म है, वो है आरएमएस वैल्यू। ठीक है, आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस करंट कैसे मेजर करते हैं? मुझे लगता है कि आरएमएस मेजर करने का तरीका आपने बहुत पहले पढ़ चुके हो आप, खासकर गैसीय स्टेट। तो अगर कोई फंक्शन एफ दिया हुआ है, अगर कोई फंक्शन एफ दिया हुआ है और मैं बोलूं इसका आरएमएस वैल्यू निकालो, तो बड़ा सिंपल सा मतलब होता है, इसका पहले स्क्वायर करो, इसको इंटीग्रेट करो, कहां से कहां तक, 0 से, जिस टाइम पे पूछ रहा हूं, डिवाइड बाई टोटल टाइम। ठीक है, और फिर इसको क्या कर दो, अंडर रूट कर दो। यही होता है आरएमएस। क्या सबको समझ में आया क्या? स्क्वायर करो, इंटीग्रेट करो, टाइम से डिवाइड करो और पूरा रूट कर दो। रूट मीन स्क्वायर, उल्टा करो इसका, स्क्वायर पहले स्क्वायर करो, फिर उसका मीन निकालो, स्क्वायर करके ना उसका एवरेज निकालो। एवरेज निकालने का तरीका आप जानते हो, dt से इंटीग्रेट करो, टाइम से डिवाइड कर दो उस चीज का, और उसके बाद रूट कर दो उसको, उल्टा जाओ, स्क्वायर मीन रूट। क्लियर है क्या? ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर मुझे कोई कहता है कि अगर आपके पास करंट I इक्वल्स टू, मेरे को करंट दे दिया गया I0 साइन ओमेगा टी, और हर चीज वोल्टेज पे भी लागू होती है। अगर एवरेज वैल्यू 2I0/पाई है तो वोल्टेज कितना होगा, 2E0/पाई। ठीक है, खैर देखते हैं। I इक्वल्स टू क्या हो गया, I0 साइन ओमेगा टी। मान लीजिए दिया हुआ है, मुझे इसका आरएमएस निकालना है। तो मुझे आरएमएस निकालना है, तो मुझे आई आरएमएस निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा फंडा है। मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रूट के अंदर मुझे आई स्क्वायर dt, जिस पूरे साइकिल की बात कर रहा हूं मैं, 0 से लेके t तक, 0 से लेके t तक, डिवाइड बाई टोटल टाइम, सीधा फंडा। ठीक है, आई आरएमएस का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। आई स्क्वायर dt, मैं रूट के अंदर रहता हूं, मैं रूट के अंदर ही रहता हूं, सब कुछ रूट के अंदर लिखूंगा, आई स्क्वायर dt। ठीक है, अब आई स्क्वायर कितना है, I0 स्क्वायर, I0 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt डिवाइडेड बाय t। कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक, 0 से लेके t तक। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अपने पास रूट के अंदर ऊपर में क्या बच रहा है, I0 बाहर आ गया, अपने पास क्या हो गया, I0 बाहर आ गया और रूट t बाहर आ गया। ठीक है, और अपने पास अभी भी इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच रहा है, इंटीग्रेशन के अंदर बच रहा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक। क्लियर है क्या? अब आते हैं अपने मैथमेटिकल फंडों के ऊपर। मैथमेटिकल फंडे यहीं से काम आता है।
सबको सबको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है, यू डोंट नो, आपको इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो इंटीग्रेशन कैसे निकालें, ठीक है। तो याद रखिएगा यहीं से मैथमेटिकल फॉर्मूले में लिख रहा हूं जिसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। ये दिमाग में रखना है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 और cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। ये कैसे प्रत्युष, ये अपने को दिमाग में रख लो सिर्फ। अब कितना मैं बताऊं, मैथ्स वाले बंदों के लिए तो ये बताने का ठीक है। थीटा कितना होता है 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। और cos स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, ठीक है। अनस्टेबल हुआ था इंटरनेट कनेक्शन थोड़े सेकंड के लिए, खैर। तो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बाय 2 का फार्मूला आपने को याद होना चाहिए। अब ये फार्मूला मैं बार बार कह रहा हूँ, ये काम की चीज है, आपके खासकर बायोलॉजी वालों को तो अलग से याद रखना है। चलो इंटीग्रेशन पे आते हैं। तो इंटीग्रेशन में कहाँ मसला है, इंटीग्रेशन में हम जो देख रहे हैं वो क्या है, आई नॉट बाई रूट टी, ये अपना बाहर आ चुका है। आई नॉट बाई रूट टी अपना बाहर आ चुका है, और बाहर आने के बाद क्या हो चुका है, सीधा सीधा हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए वैल्यू बचा है। इंटीग्रेशन के लिए क्या है, 0 से लेके टी तक रूट के अंदर जा रहे हैं, 0 से लेके टी तक अपने पास 0 से लेकर के टी तक 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा टी बाई 2, ठीक है। 0 से 2 टी तक इंटीग्रेट कर लिया, आई नॉट अपॉन रूट टी, आई नॉट अपॉन नहीं, एनसीईआरटी का फॉर्मूला क्या ही है ये, ठीक है। आई नॉट बाई रूट टी, और ये मान लेते हैं कि रूट 2 भी बाहर आ गया, अब अपने पास इसके अंदर क्या बच रहा है, इंटीग्रेशन, जस्ट ठीक है। इंटीग्रेशन रूट के अंदर क्या बच रहा है, सीधा सीधा 0 से टी तक 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, क्लियर है। cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, मुझे लगता है कि अभी तक हम जान चुके हैं कि एक साइकिल में cos का इंटीग्रेशन कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। हम अभी सॉल्व भी कर लेंगे तो वही आएगा मेरे पास। लेकिन अगर मैं सीधा सीधा बोलूं, अगर कि अपने पास आई नॉट अपॉन रूट टी इंटू रूट 2, रूट के अंदर है 0 से लेके, अच्छी बात है, 2 बना देंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। डी टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी 0 से लेकर के टी तक, क्लियर है। ये इंटीग्रेशन है अपना, सीधा सीधा, बड़ी सिंपल सी बात है। इसका वैल्यू यानी अगर कोई कॉस की बात करता है, कॉस थीटा या कॉस ओमेगा टी इन वन साइकिल, 0 से टी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0 कॉस ओमेगा टी। ये कॉस ओमेगा टी हो या कॉस 2 ओमेगा टी, हम अभी हम थोड़ी देर पहले प्रूव भी किया, नहीं चाहते हो तो इंटीग्रेट कर भी लेंगे हम, ठीक है। इतना करने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधा लिख सकते हैं कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, एक साइकिल में कितना हो जाएगा, 0 टी का पूरा एरिया अंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सी बात है कि अपने पास क्या बचा, आई नॉट बाई रूट टी इंटू रूट 2, डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी 0 से लेके कहाँ तक, 0 से लेकर के टी तक, क्लियर है क्या, टी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी। तो रूट टी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या बचा अपने पास, आई नॉट बाई रूट टी। एक साइकिल के लिए जो आरएमएस वैल्यू होता है उसको कहते हैं आई नॉट बाई रूट 2। इसको इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसको इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं, बाद में पता चलेगा ज्यादा और इफेक्टिव वैल्यू क्यों कहते हैं, इफेक्टिव वैल्यू, क्लियर है क्या। इसको हम लोग इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। कितना हो गया, आई नॉट बाई रूट 2, ये बाद में हम प्रूव करेंगे इफेक्टिव वैल्यू क्यों। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो आरएमएस वैल्यू आया वो कितना है, आई नॉट बाई रूट 2। और आसान इसलिए हो जाता है कि कॉस का इंटीग्रल सीधा सीधा हम क्या मान सकते हैं, पूरे साइकिल का क्या होता है, 0। बोलिए क्लियर है क्या, क्या ये बात समझ में आई सबको क्या,
पूरे साइकिल के लिए आरएमएस वैल्यू जो होता है किसी भी एवरेज करंट का, वो क्या होता है? 0। ठीक है, लेकिन इससे सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आएगी वो अगले डेरिवेशन में आएगी। ठीक है, वो देखते हैं क्या, हाफ साइकिल। ठीक है, हाफ साइकिल का इंटीग्रेशन कैसे करें। ठीक है, हाफ साइकिल में आखिर ये आरएमएस वैल्यू कितनी हो, ये अगर हमने निकाल लिया तो अपने को आरएमएस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आज का क्लास भी कंक्लूड कर पाएंगे हम। ठीक है, यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से होगा। वो क्या है, तो हमने बोला कि हाफ साइकिल के लिए बड़े सबको क्लियर है कि आई आरएमएस हाफ साइकिल के लिए अगर निकालना हो तो सिंपल से कितनी बात है, रूट करो, 0 से लेके t/2 करो, आई स्क्वायर करो, इंटीग्रेट कर दीजिए बाई टाइम कितना होगा, t/2। सिंपल, सबको पता है कि इतना करना है। मैंने बड़ा सिंपल तरीके से किया, रूट 2/t बाहर कर दिया इसको। ठीक है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किसका किसका कर रहे हैं, 0 से लेके t/2 तक, I0 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर, सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, लास्ट स्टेप में जो फर्क आएगा वो देखिएगा। ठीक है, 0 से t/2 I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। क्लियर है, देखते हैं, अंडर रूट 2/t, इसको भी इंटीग्रेट अगर हम लोग करते हैं तो अपना I0 बाहर आ जाएगा, एक I0 बाहर आ जाएगा, अंदर से अगेन फिर से रूट के अंदर जाएंगे हम लोग। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को सीधा सीधा लिखने का तरीका आपने को पता है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। क्लियर है, ये 2 जो बाहर आया है ये रूट 2 को कैंसिल कर देगा, ये रूट 2 कैंसिल कर देगा, तो फाइनली क्या बचा अपने पास, I0 बाई रूट टी, I0 बाई रूट टी। इंटीग्रेशन कितना है अपने पास, इंटीग्रेशन है अपने पास 0 से लेके t/2 तक dt, और एक इंटीग्रेशन है अपने पास 0 से लेके t/2 तक cos 2 ओमेगा t dt। ठीक है, 2 इंटीग्रेशन है अपने पास। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अगेन अगर मैं बोलूं कि cos 2 ओमेगा t है, cos 2 ओमेगा t को अगर देखते हो, इसका भी अगर पूरे साइकिल में देखते हो, 0 से लेके t/2 तक अगर आप चेक करते हो, अलग से इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। अगर शक हो ना, एक काम करते हैं, अलग से इसका भी इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, cos ओमेगा 2 का कितना इंटीग्रेशन होगा, sin 2 ओमेगा t माइनस है बाई 2 ओमेगा, कहां से कहां तक, 0 से लेके t/2 तक। इसका इंटीग्रेशन अलग से कर लो, पता चल जाएगा वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, वैल्यू पुट किया हमने तो -1/2 ओमेगा पुट किया, और साइन की वैल्यू पुट की, साइन 2 ओमेगा एक बार t/2 पुट किया, माइनस एक बार साइन 0 पुट किया। ठीक है, गौर से देखिएगा, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और 2 कैंसिल हो गया, t की जगह ओमेगा की जगह 2π/t, तो साइन 2π, ये ओमेगा की जगह लिखना चाहे तो 2π/t लिख सकते हैं, t कैंसिल हो गया तो ये भी 0 हो गया, यानी जो टोटल वैल्यू है वो क्या मिल रहा है हमको, 0। यानी याद रखिएगा कि इसकी वैल्यू भी पूरे साइकिल में मेरे को क्या मिला, इसके वैल्यू भी 0 से t/2 तक cos 2 ओमेगा t dt की वैल्यू क्या आ गई, 0। क्लियर है क्या, अब इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल हो चुका है अपने पास, क्या बन चुका है, I0 अपॉन रूट t, dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट t अपॉन 2। क्लियर, इसका फैक्टर तो पूरा 0 हो गया, रूटी कैंसिल हो गया, अगेन कितना आया, I0 बाई रूट 2। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, जो बताता है कि आरएमएस वैल्यू जो है वो डिपेंड ही नहीं करता कि आप कौन सा पार्ट ले रहे हो। आरएमएस वैल्यू फुल साइकिल के लिए अगर I0 बाई रूट 2 था तो हाफ साइकिल के लिए भी I0 बाई रूट 2 है, और अगर कोई भी लिमिट ले लेते हो तो I0 बाई रूट 2 ही रहेगा। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट आरएमएस करंट। क्या सबको क्लियर है मेरी बात? Have all of you understood? आरएमएस वैल्यू बेसिकली क्या होता है, ये इफेक्टिव वैल्यू कहते हैं, और ये आरएमएस वैल्यू जो होता है वो बिल्कुल ही कांस्टेंट रहता है फॉर एनी पार्ट ऑफ साइकिल, इसीलिए इसको बेटर एवरेज भी कहते हैं, ये बेटर एवरेज मेजरमेंट मेथड है। ठीक है, तो याद रखते हैं कि
IRMS जो होता है वो कितना होता है, I0/√2 फॉर एनी पार्ट ऑफ साइकिल। ये नहीं है कि इस साइकिल इस पार्ट उस पार्ट, किसी भी पार्ट में अगर लेते हो तो आरएमएस की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, I0/√2 होगी। बोलिए क्लियर है क्या? हैव ऑल ऑफ अंडरस्टूड? चैट में बताओ। मैंने चैट बहुत देर से नहीं देख पाया, किसी को पूछना हो तो अभी पूछ सकते हो। ठीक है, क्या सबको समझ में आया क्या? फॉर एनी पार्ट ऑफ साइकिल आरएमएस वैल्यू फिक्स, एवरेज नहीं रहता, एवरेज डिपेंड करता है कि किस पार्ट ऑफ साइकिल को ले रहे हो, लेकिन आरएमएस I0/√2, इसलिए इसको इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, अपने अपने हम लोगों ने एवरेज हाफ एवरेज पढ़ा, पूरे साइकिल के लिए 0, हाफ साइकिल के लिए हम डिपेंड करेगा कौन सा पार्ट लेना है। आरएमएस हर जगह कांस्टेंट कितना होगा, I0/√2। क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं बड़ा सिंपल बात बता रहा हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। याद रखिएगा, अगर एक आरएमएस को एक अगर एसी करंट को अगर आप डीसी वोल्ट मीटर से अगर मेजर करना चाहोगे तो वो आरएमएस वैल्यू ही मेजर करेगा। ठीक है, डीसी वोल्ट मीटर, सॉरी डीसी वोल्ट मीटर हमेशा एवरेज वैल्यू मेजर करेगा। ठीक है, याद रखना एक बात कि अगर किसी एसी को आप डीसी वोल्ट मीटर के पास लेके जाते हो या एमीटर के पास ले जाते हो तो ये हमेशा एवरेज वैल्यू मेजर करेगा, और अगर एसी वोल्ट मीटर के पास लेके जाते हो तो हमेशा ये आरएमएस वैल्यू मेजर करेगा, इफेक्टिव वैल्यू। कोई तो मेजरमेंट होगा ना, तो ये क्या करेगा, आरएमएस वैल्यू मेजर करेगा। कितना होगा बताओ? डीसी है, डीसी है ये। सब लोग बिल्कुल अनिकेत, ऐसे हम ऐसा कहते हैं कि इसको हम मेजर कर ही नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते कभी भी। एसी को हम डीसी वोल्ट मीटर से मेजर कर ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो रीडिंग देगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए कभी कभी हम एक्सपेरिमेंट में चेक करते हैं, कोई रीडिंग नहीं शो कर रहा होता है वोल्टेज में, मतलब कि वो क्या है, एसी है, फिर 0 होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, और इसी के साथ आज का मैं क्लास एंड करता हूं, गिविंग लास्ट पार्ट एज होमवर्क। ठीक है, लास्ट पार्ट को होमवर्क देते हैं। अब उसके बाद अब एसी में कोई मेहनत वाला पार्ट नहीं बचा है। एसी अब सिंपल बच चुका है टॉपिक, अपने पास सर्किट को एक एक लाइन में सॉल्व करो और टॉपिक खत्म करो। एक मैंने एग्जांपल दिया है, इसको ट्राई करना, कर लेना। स्लाइड आपको थोड़ी देर में भेज दूंगा ना, सही नेटवर्क आने में। सही है, चलिए मैं क्लास की रिकॉर्डिंग को एंड कर रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।